हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8 का जो विज्ञान का पेपर हुआ है, हाफ ईयरली पेपर, उसको हल करेंगे। तो ये है अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि सितंबर 2024 में हुई है। यानी कक्षा 8 का जो विज्ञान का पेपर है वो सितंबर 2024 में हुआ है। तो इसको हम हल करेंगे। ये पेपर जो है वो है 1.5 घंटे का, मतलब 90 मिनट का, और कुल अंक हैं 40। सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 तक 1 नंबर का है, और 11 से 13 तक 2 नंबर के हैं, 14 से 16 तक 3 नंबर के हैं, और 17 से 19 तक 5 नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है वन उन्मूलन से क्या होता है। वन उन्मूलन मतलब अगर पेड़ों को काट दिया जाए तो क्या होगा, पृथ्वी पर ताप की वृद्धि हो जाएगी और प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी ये दोनों असर होंगे, पृथ्वी का ताप भी बढ़ जाएगा और प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा। इसके बाद मोमबत्ती के जलने से क्या होता है। देखिए, मोमबत्ती के जलने से दहन भी होता है, प्रकाश भी होता है, ऊष्मा भी होती है और ज्वाला भी। लेकिन हम इसमें मोमबत्ती की ज्वाला पढ़ते हैं, तो हम ये उत्तर लिख सकते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश और वायु से भी प्राप्त होते हैं, खनिज, पेट्रोलियम और कोयले से भी प्राप्त होते हैं, और वन और वन्य जीवों से, यानी उपरोक्त सभी से प्राप्त होते हैं। ये उत्तर आएगा। इसके बाद सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद मलेरिया रोग के वाहक का नाम क्या है। मलेरिया रोग जो है वो मादा एनफ्लूएंज मच्छर से फैलता है। उसके बाद मिट्टी को उलटने पलटने एम्पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, जोतना, खेत जोतते हैं जो। इसके बाद है प्रश्न 7, जीवाश्मी ईंधन का एक उदाहरण है। तो पेट्रोलियम लिख दो या कोयला लिख दो। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, ये सही है। इसके बाद सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, ये भी सही है। इसके बाद कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। प्रश्न क्या है, बीजारोपण से पूर्व खेतों में जुताई क्यों आवश्यक है। जब बीज बोते हैं तो उससे पहले खेत को जोतना क्यों आवश्यक है। इससे मिट्टी जो होती है वो पोली बनती है, और मिट्टी जो सॉफ्ट अगर बनती है तो इसमें पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं और पौधे अच्छे उगते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी होती है। मिट्टी को पोला बनाया जाता है तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। उसमें केंचुए जो है वो आसानी से इधर से उधर गति कर सकते हैं, और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। क्योंकि अगर मिट्टी हार्ड होगी तो उसमें सूक्ष्म जीव भी श्वसन नहीं कर पाएंगे। मिट्टी सॉफ्ट होती है तो उनको भी श्वसन करने में आसानी होती है, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। इससे ह्यूमस में भी वृद्धि होती है। इससे ऊपरी परत पर पोषक तत्वों का आना होता है। मतलब कि देखिए, जो ऊपर की परत होती है, कुछ सेंटीमीटर की जो परत होती है मिट्टी की, उसमें पोषक तत्व होते हैं, और मिट्टी का जो पोला बनाया जाता है तो इस तरह से पोषक तत्व जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिनसे पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और पौधों की उपज अच्छी होती है। इसके बाद खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। जुताई करते हैं तो खाद जो है मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है। तो देखिए, ये 20 से 30 शब्दों में लिखना है, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ ये पॉइंट वाइज ही लिखा है। उसके बाद है मरुस्थलीकरण क्या होता है। वन उन्मूलन मतलब वनों को अगर काट दिया जाता है तो उससे मृदा अपरदन अधिक होता है, मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लग जाती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है तथा इसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। जब वनों को काट दिया जाएगा तो जमीन जो है बंजर हो जाएगी, और इसे बोलते हैं मरुस्थलीकरण। इसके बाद एंटीबायोटिक क्या होते हैं। देखिए, एंटी का मतलब अपोजिट, बायोटिक, बायो मतलब जैविक पदार्थ। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे एंटी मतलब उनको मारने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं। वे औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए बनाई जाती हैं और उनकी वृद्धि भी रोक देती हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव होता है, मतलब सूक्ष्म जीवों से ये औषधियाँ बनाई जाती हैं। इन औषधियों को एंटीबायोटिक कहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम और उनके उपयोग लिखो। ये है पेट्रोलियम के संघटक। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमिन, और ये हैं इनके उपयोग। तो देखिए, जो एलपीजी है वो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम आती है। पेट्रोल जो है वो मोटर ईंधन मतलब गाड़ियों में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई मतलब ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक में काम आता है। मिट्टी का तेल जो होता है वो स्टोव में, लैंप में और जेट वायुयान के ईंधन के लिए काम आता है। डीजल जो है वो भारी मोटर गाड़ियों को या विद्युत जनरेटर को चलाने के लिए ईंधन के रूप में काम आता है। स्नेहक तेल स्नेहन में मतलब जो मशीनें जो होती हैं उनमें जो तेल डाले जाते हैं वो होते हैं स्नेहक तेल, मतलब चिकनाई के लिए। पैराफिन मोम जो है
वो मरहम बनाने के लिए, मोमबत्ती या वैसलीन बनाने के लिए। बिटुमेन जो होता है वो पेंट और सड़क के निर्माण में काम आता है। संकटापन जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें संकटापन जंतु कहते हैं। मतलब ऐसे जंतु जो कुछ सालों में ख़त्म हो सकते हैं, उनकी संख्या अभी कम होती जा रही है और कुछ सालों में ऐसा लगता है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको बोलते हैं संकटापन। मतलब उनके ऊपर संकट आया हुआ है, वो है संकटापन जंतु। जैसे कि काला हिरण, भारतीय गैंडा, बाघ, एक सींग वाला गैंडा। तो इस तरह से बहुत सारे और भी जंतु हैं जो संकटापन जंतु हैं। उसके बाद कागज़ बहुत सरलता से आग पकड़ता है, परंतु वही कागज़ अगर एल्यूमिनियम पर लपेट दिया जाए तो वह इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज़ का जलन ताप बहुत कम होता है और इसलिए वह जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन जब इसे एल्यूमिनियम पर लपेटा जाता है तो कागज़ की ऊष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि देखिए जो एल्यूमिनियम है वो ऊष्मा का सुचालक है और कागज़ की ऊष्मा जो है एल्यूमिनियम में आती रहती है, जिससे कागज़ का ताप जो है वो बढ़ता नहीं है। कागज़ का ताप जो है वो जलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और वह आग नहीं पकड़ता है। इसके बाद प्रश्न 17 है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। ये मोमबत्ती की ज्वाला है। इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग जो कि काला होता है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो कि पीला होता है, ये वाला भाग पीला होता है। इसके बाद ये बाहर वाला पूर्ण दहन वाला बाह्य चित्र नीला होता है। तो देखिए पूर्ण दहन का मतलब इसको बाहर से ऑक्सीजन आराम से मिल रही है, इसमें जो ये मोम है अच्छी तरह से जल जाता है। तो पूर्ण दहन वाला क्षेत्र हुआ जो कि नीला होता है, जिसमें जब पूर्ण दहन होता है तो वो आग जो होती है नीली दिखाई देती है। तो यह है सबसे गर्म भाग। इसके बाद आंशिक दहन मतलब कुछ तो दहन हो जाता है कुछ नहीं हो पाता है, तो ये कम गर्म। और ये देखिए अंदर वाला हिस्सा जो कि सबसे कम गर्म है ये काला है, क्योंकि इसमें बिना जला मोम भी होता है। मोम अच्छी तरह से नहीं जलता है, तो ये आंतरिक भाग है जो कि काला दिखाई देता है। प्रश्न 18 है, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों पर क्रमबद्ध नोट लिखिए। फसल उत्पादन के जो जो चरण हैं उन पर एक नोट लिखना है। क्रमबद्ध मतलब पहले क्या होता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी तैयार करना यह फसल उत्पादन का प्रथम चरण है। इसमें मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और पोला किया जाता है। इसके बाद बुआई की जाती, यह फसल उत्पादन की दूसरी प्रक्रिया है। इसमें बीजों को बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन करना आवश्यक है। उसके बाद खाद डाली जाती है। खाद और उर्वरक ये पदार्थ मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ये पदार्थ जो है, ये जो खाद और उर्वरक जो है वो मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। उसके बाद है सिंचाई। सिंचाई की जाती है मतलब पौधों को पानी देना, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। उसके बाद खरपतवार उग जाते हैं, उनको उखाड़ना, खरपतवार को उखाड़ना या फिर निराई करना, निराई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। खेतों में प्राकृतिक रूप से कई अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं, उनको उखाड़ना काफ़ी आवश्यक तो होता है ताकि पौधों की अच्छी उपज हो सके। उसके बाद कटाई की जाती है। फसल के पक जाने के बाद फसल को काटना कटाई कहलाती है। कटाई के बाद फिर थ्रेसिंग की जाती है और फिर भंडारण किया जाता है। उसके बाद थ्रेसिंग आएगा यहाँ पर और फिर आएगा भंडारण। कटाई की गई फसलों का भंडारण किया जाता है। तो इस तरह से ये चरणबद्ध प्रक्रिया है। पहले ये चरण आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। तो ये सभी चरण हमने लिख दिए हैं। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया समझाएं। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में, देखिए ध्यान से सुनिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, उसको नाइट्रोजन वाले यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। कुछ जीवाणु जो कि फलीदार पौधों में होते हैं, दालों की जड़ों में होते हैं, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। मतलब नाइट्रोजन को तो पौधे सीधे ही नहीं अवशोषित कर सकते, वो उनके लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन वाले कुछ यौगिक बन जाएं तो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, तो पौधे उनको अवशोषित कर लेते हैं। तो कुछ जो जीवाणु होते हैं जैसे कि राइजोबियम जीवाणु जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में होते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन वाले यौगिकों में बदल देते हैं और उनको फिर पौधे अवशोषित कर लेते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे कि सेम या मटर के पौधों में। कभी कभी तड़ित मतलब जो बिजली चमकती है
उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, मतलब नाइट्रोजन वाले यौगिक बन जाते हैं। और पौधे नाइट्रोजन को सीधे ही अवशोषित नहीं कर सकते, जबकि नाइट्रोजन वाले यौगिकों को अवशोषित कर सकते हैं। इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक देखिए ये पेपर हमने हल कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में अगला पेपर हल करेंगे। अगर आपको समझ आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।